राइट। सो आज हम बात करेंगे वही जो फैक्टर हैं एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले, उनकी बात की जाएगी। लास्ट लेक्चर से हमने ये डिस्कशन स्टार्ट की हुई है, वो फैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया था जब भी हम बात करेंगे द फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इसका मतलब ये है कि कुछ फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, कुछ फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को घटाएंगे। ठीक है जी। जो बढ़ाएंगे वो इनअवे एक्टिवेटर का काम करेंगे, जो घटाएंगे वो इनहिबिटर का काम करेंगे। अब तक हमने हमारे इस प्यारे से यूनिट में बहुत सारी बातें कर ली हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम से बात स्टार्ट हुई थी, डिस्कवरी ऑफ एंजाइम पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पढ़ा। इसके बाद हमने ये देख लिया था कि एंजाइम की टाइप्स के कौन सी स्ट्रक्चर की बेस पर, और उसके बाद हमने ये फैक्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, इन फैक्टर्स के अंदर हमने जो फैक्टर डिस्कस कर लिए हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है जी, और टेम्परेचर डिस्कस कर लिया, पीएच हल्का फुल्का सा हमने देख लिया था। अच्छा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, तीनों का मतलब एक ही था कि आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक। उस लिमिट के बियॉन्ड कुछ भी कंसंट्रेशन आप कर दो, रेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जहां पर एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, उस उस पॉइंट को हम क्या कह रहे थे? सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा कितनी भी कंसंट्रेशन आप सबस्ट्रेट की कर दें, एंजाइम की कर दें या प्रोडक्ट की कर दें, कोई भी चेंज नहीं आएगा रेट ऑफ रिएक्शन में। हमने देखा था टेम्परेचर बड़ा क्रिटिकल होता है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। हमने देखा था हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड यानी 98.6 फ़ारेनहाइट है। अगर टेम्परेचर इससे बढ़ गया, ठीक है जी, और टेम्परेचर बढ़ते 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 100 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, तो जो है कि एंजाइम ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर टेम्परेचर कम हो गया तो ये भी एंजाइम के लिए खतरनाक है। तो टेम्परेचर का बढ़ना और कम होना दोनों एंजाइम की एक्टिविटी के लिए खतरनाक होता है। ये लास्ट टाइम हमने बाकायदगी से बात किया था। तो टेम्परेचर का मेंटेन रहना हमारी बॉडी के अंदर बड़ा लाजमी होता है। कौन सा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत सारे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर हंगर सेंटर होते हैं, थ्रस्ट सेंटर होते हैं, ठीक है जी, सैटिस्फैक्टरी सेंटर होते हैं, उसमें रेगुलेटरी सेंटर होते हैं और थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होते हैं। ठीक है जी। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट कर देता है। न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। वेल, जब उसकी बात करेंगे तब उसको डिटेल से देखेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो बचे हुए फैक्टर थे ना, उनकी बात करेंगे। पीएच, ठीक है जी। पीएच मैंने आपको बताया था। व्हाट इज पीएच? पीएच इज यस पावर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा जी, हमने ये भी देखा हुआ है कि हर एंजाइम की अपनी पीएच होती है। ठीक है जी। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा पीएच को देख लेते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, मैंने बताया था सिंपली में से इसे भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपली, या उससे भी सिंपल ये है द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट? द पीएच दैट वी हैव। अच्छा जी, आप हमेशा याद रखिएगा अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगी, तो पीएच क्या होगी? ज्यादा होगी, कम होगी? ज्यादा होंगी, तो पीएच भी ज्यादा होगी। एंड हाईएस्ट पीएच इज नोन एज बेसिक पीएच। वेरी गुड, इट इज बेसिक पीएच दैट वी हैव। सिमिलरली इसकी अपोजिट, इफ वी हैव अ लेसर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, देन दैट पीएच इज व्हाट इज दैट पीएच इज नोन एज एसिडिक पीएच। ठीक है जी, एसिडिक पीएच। सिकंदर, आर यू गेटिंग मी? ओके, एसिडिक पीएच। चलिए जी, ये हमने बात कर ली थी। कुछ एंजाइम एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, कुछ वेरी एसिडिक पे काम करते हैं, कुछ न्यूट्रल पे काम करते हैं, कुछ बेसिक पे काम करते हैं और कुछ वेरी बेसिक पे काम करते हैं। हमने देखा थी, एक एक एग्जांपल देखी थी, आज फिर से उनको रिकॉल करते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ एंजाइम जैसे कि पेप्सिन वर्क करता है वेरी एसिडिक पीएच पर। ठीक है जी। अच्छा, पेप्सिन एसिडिक पीएच पे कौन काम करेगा? एसिडिक पर, सिर्फ एसिडिक पर जी, एसिडिक पर। लाइसोसोमल एंजाइम, ओके जी। देन इसके बाद न्यूट्रल पीएच पे कौन काम करेगा? ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस सेल्यूलर एंजाइम, सेल के ज्यादातर एंजाइम जो है उनको न्यूट्रल पीएच चाहिए होती है। न्यूट्रल पीएच का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ओएच आयन। आ रही है बात समझ में? अच्छा, कुछ एंजाइम बेसिक पीएच पे काम करते हैं, उनकी एग्जांपल क्या थी? डू यू हेard द वर्ड ट्रिप्सिन? ओके, देन वी हैव वेरी बेसिक। वेरी बेसिक पे कौन काम करेगा जी? आर्जिनेज। एक बार रिपीट करते हैं, कुछ एंजाइम वर्क करना चाहते हैं वेरी एसिडिक पीएच पर,
कुछ वर्क करना चाहते हैं एसिडिक पीएच पर और कुछ करना चाहते हैं न्यूट्रल पीएच पर, कुछ बेसिक पर और कुछ वेरी बेसिक पर। जो वेरी एसिडिक पर है वो हमारा प्यारा सा पेप्सिन है, जो एसिडिक पर है वो लाइसोसोमल एंजाइम है, न्यूट्रल पे काम करेंगे सेलुलर, मोस्ट ऑफ द सेलुलर एंजाइम, बेसिक पर ट्रिप्सिन, वेरी बेसिक पर आर्जिनेस। ठीक है, अच्छा अब हम वो पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्या होता है जब पीएच चेंज हो जाती है, तो ऐसा क्या होता है कि एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं हमारे प्यारे से पेप्सिन की। पेप्सिन जो है ना, इसको कैसी पीएच चाहिए? एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच। अच्छा, एसिडिक पीएच से चाहिए। एसिडिक पीएच में पता है सिकंदर ये क्या करता है? एसिडिक पीएच पर ये लिबरेट करता है हाइड्रोजन आयंस। ठीक है जी, हाइड्रोजन आयंस को लिबरेट करता है। अच्छा, जब हाइड्रोजन आयन किसी सब्सटेंस में से जाती है ना, समझो इलेक्ट्रॉन उसमें से चला जाता है। जब किसी में से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसकी एक्टिव साइड में इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएंगे। अगर इसके एक्टिव साइड में पॉजिटिव चार्ज हैं तो कौन से चार्ज इसके सबस्ट्रेट पर होंगे? नेगेटिव। थैंक यू फॉर नोइंग, देयर सबस्ट्रेट हैव नेगेटिव चार्जेस ओवर इट। ठीक है जी। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये आपस में बाइंड कर जाएंगे। ठीक है जी, इनमें कौन सी बॉन्डिंग डेवलप करेगी? ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस तरीके से रिएक्शन कैटालाइज होगा। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अब हम क्या करते हैं, जो पीएच यहाँ पर एसिडिक थी ना, उसको बेसिक बना देते हैं। ठीक है जी, जो एसिडिक पीएच थी ना, उसको चेंज कर कर अब हम बेसिक पीएच बना देते हैं। या फिर हमें आप बताएं, क्या बेसिक पीएच पर ये अपना हाइड्रोजन आयन गेन लॉस करेगा? नो, नो हाइड्रोजन आयन लॉस। ठीक है जी, अगर हाइड्रोजन आयन लूज नहीं होगी, क्या इलेक्ट्रॉन जा पाएगा इसमें से? नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ, क्या ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा? नहीं। इसके सबस्ट्रेट पर कौन सा चार्ज होगा? नहीं, सबस्ट्रेट पर, सबस्ट्रेट। और इसके अंदर क्या होगा चार्ज? नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल होगा। ये न्यूट्रल होगा। इस ये न्यूट्रल है, सबस्ट्रेट नेगेटिव है, क्या बॉन्डिंग बन पाएगी? नहीं। क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा? तो इस तरीके से हर एंजाइम को अपनी एक पीएच चाहिए होती है, जिस पीएच पे उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। द पीएच एट विच एंजाइम शो इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी, द पीएच एट विच एंजाइम शो इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच। उसे हम ऑप्टिमम, यस, ऑप्टिमम पीएच, नॉर्मल पीएच भी कह सकते हैं, ऑप्टिमम पीएच। यानी ये वो पीएच है जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। नॉर्मल पीएच के ना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहता है कि ना, तो ये ऑप्टिमम पीएच ही एंजाइम की एक्टिविटी पर मैक्सिमम रहेगी। ये हमने एग्जांपल देख लिए एसिडिक, वेरी एसिडिक पे काम करने वाला पेप्सिन। सेम अप्लाई ओवर द लाइसोसोमल एंजाइम एज वेल। ठीक है, लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो भी यही चाहेगा कि भाई उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिसमें वो क्या रिलीज कर सके? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जाएगा तो दैट मीन इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। और वो कौन सा चार्ज डेवलप करेगा अपने अंदर? सिकंदर बताएंगे हमें। सिकंदर कौन सा चार्ज डेवलप करेगी उसकी एक्टिव साइड? पॉजिटिव। इसके सबस्ट्रेट पे कौन सा साइन होगा? सक्सेसफुली बॉन्डिंग हो जाएगी। तो लाइसोसोम के लिए हम नहीं लिख रहे। इस पर आते हैं, ये जो जिसको न्यूट्रल पीएच चाहिए। अगर इसको न्यूट्रल पीएच चाहिए, ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या रिलीज करेगा? क्या ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा या OH आयन रिलीज करेगा? ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल होने के लिए लाजमी क्या है कि जितनी हाइड्रोजन आएंगी रिलीज करेगा उतनी गेन करेगा। देखिए इक्विलिब्रियम है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा बिल्कुल शून्य बैठा हुआ होगा, ऐसे नहीं होगा। ये हाइड्रोजन भी रिलीज करेगा, उतने हाइड्रोजन गेन भी कर रहा होगा साइड बाय साइड। ओवरऑल जो है ये न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अच्छा अब हम सिनेरियो देखते हैं। आपने पीएच बना दी न्यूट्रल से एसिडिक। एसिडिक पीएच पे क्या ज्यादा रिलीज करेगा? हाइड्रोजन रिलीज करेगा या हाइड्रोजन गेन ज्यादा करेगा? हाइड्रोजन रिलीज ज्यादा करेगा। वेरी गुड, हाइड्रोजन रिलीज। अगर हाइड्रोजन आयन ये रिलीज करेगा, इस पर इसकी एक्टिव साइड कौन सा चार्ज डेवलप कर लेगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसके सबस्ट्रेट पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव या न्यूट्रल? देखो इसकी इसकी सबस्ट्रेट पर, अब दोनों कानों से बात सुनना। देखो ये एंजाइम है, नॉर्मली इसकी एक्टिव साइड को क्या होना था? न्यूट्रल। अगर इसकी एक्टिव साइड को न्यूट्रल होना है तो सिकंदर तो इसकी सबस्ट्रेट को भी क्या होना पड़ेगा? न्यूट्रल ही होना पड़ेगा ना। इन अवे उनको न्यूट्रल होना पड़ेगा ना। चार्जेस उन पर होंगे लेकिन वो ओवरऑल न्यूट्रल होंगे। अच्छा, लेकिन अब हमने इसको क्या कर दिया है? हाइड्रोजन रिलीज कर दिया है। इसने कौन सा चार्ज डेवलप कर लिया है? पॉजिटिव। इसका सबस्ट्रेट अब तक क्या है? क्या बॉन्डिंग हो पाएगी? नहीं। तो इस तरीके से ये वाला जो प्यारा सा एंजाइम है, सेलुलर एंजाइम जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक और सिनेरियो देखते हैं, हम इसको बना देते हैं बेसिक। आर यू गेटिंग? नहीं आ रही है बातें समझ?
बेसिक, हम इसकी पीएच बना देते हैं बेसिक। बेसिक पीएच में क्या गेन करेगा ज्यादा? इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन गेन करेगा, मोर हाइड्रोजन इट गेन। अच्छा जी, इस पर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। इसके सबस्ट्रेट पर कौन सा चार्ज है? साजिद बताएंगे, सबस्ट्रेट पर कौन सा चार्ज है? ये तो न्यूट्रल है और ये नेगेटिव है, क्या बॉन्डिंग होगी? बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से चेंज इन पीएच अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को। ठीक है जी, अगर पीएच डिस्टर्ब हुई तो एंजाइम की एक्टिव साइट में, अब ध्यान से बात सुनना, एंजाइम की एक्टिव साइट में अमाइनो एसिड की आयनाइजेशन चेंज हो जाती है। क्या होता है चेंज इन पीएच से? चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच will disturb the ionization of what? Ionization of amino acid of active site। बातें आ रही हैं समझ में? जी कौन सा? जी देखिए, एंजाइम किस चीज से बना हुआ है? एंजाइम प्रोटीन से बने हुए हैं। प्रोटीन किस चीज से बनी हुई है? अमीनो एसिड से। तो ये एक्टिव साइट किससे बनी हुई होगी? अमीनो एसिड से। तो ये चार्ज जो डेवलप कर रहा है ये अमीनो एसिड ही कर रहा है ना, पीएच इसको ही डिस्टर्ब कर रही है ना। दैट्स व्हाई हमने कहा पीएच विल चेंज द आयोनाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड ऑफ एक्टिव साइट। इस तरीके से वो एंजाइम की एक्टिविटी को खराब कर देती है और एंजाइम काम नहीं कर पाता। ये बातें आ रही हैं समझ में? आपको याद रखना है कि पीएच, पीएच का मतलब ये है कि कुछ एंजाइम वर्क करेंगे एसिडिक पीएच पर, कुछ बेसिक पीएच पर। वो पीएच जो एंजाइम के लिए सुइटेबल है उस पीएच को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पीएच, जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। ठीक है जी, ये ऑप्टिमम पीएच चेंज हुई, एंजाइम की एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं वर्क कर पाएगा? अगर वो एसिडिक पीएच है और आपने बेसिक पीएच बना दी तो आयनाइजेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको नेगेटिव चार्ज डेवलप, इसको पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना था, ये नेगेटिव चार्ज डेवलप करने लग जाएगा, कोई बॉन्डिंग नहीं बनेगी। इसको न्यूट्रल होना था, समटाइम अगर आप पीएच चेंज कर रहे हैं, डिपेंड करता है, अगर आपने एसिडिक बनाई तो इसकी एक्टिव साइड में कौन सा चार्ज डेवलप होगा? हाँ, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आपने बेसिक पीएच बना दी तो नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव इसको दोनों नहीं चाहिए, इसको न्यूट्रल चाहिए अपने सबस्ट्रेट से बॉन्डिंग बनाने के लिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ बच्चों का दिमाग चलता है, वो तो सर न्यूट्रल और न्यूट्रल बॉन्डिंग कैसी बातें कर रहे हैं आप? न्यूट्रल न्यूट्रल में कभी बॉन्डिंग होती है? तो उन 1.5 होशियार बच्चों के लिए देखें, अगर ये न्यूट्रल है ना तो न्यूट्रल का मतलब है इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही इसमें क्या होंगे। तो जो अगर ये भी न्यूट्रल है तो इसमें क्या होगा? उतने ही नेगेटिव। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, जब इनको बॉन्डिंग करनी होगी, अगर ये अपना पॉजिटिव साइन दे रहा है तो ये कौन सा देगा? ओवरऑल भले ही न्यूट्रल हो, ओवरऑल भले ही न्यूट्रल हो, लेकिन फिर भी चार्जेस तो इनके पास होंगे ना, हुआ होगा ना, जाहिर सी बात है, चार्जेस के बैलेंस होने से इक्वल हुआ होगा ना। तो जिनका दिमाग चलता है ना, ये उनके लिए कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, आपको आ रही है बातें समझ में? एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इस वेरी बेसिक की, जो कि है आर्जिनेस। ठीक है जी। अच्छा, आर्जिनेस, इसको कैसी पीएच चाहिए? तो हाँ, वेरी बेसिक, वेरी बेसिक मतलब ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, गेन करेगा? रिलीज करेगा। सिकंदर, रिलीज करेगा जी। हाँ, ये क्या करेगा फिर? गेन करेगा। हाइड्रोजन आयन बेसिक पीएच, हाइड्रोजन आयन गेन करेगा। एक बार रिपीट करते हैं, ये है आर्जिनेस। आर्जिनेस बेसिक पीएच पे काम करता है। क्या ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, गेन करेगा? गेन करेगा। जग रहे हैं आप सब? तो ये हाइड्रोजन आयन गेन करेगा। सिकंदर, इसका मतलब ये क्या गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होंगे? नेगेटिव। थैंक यू फॉर नोइंग, नेगेटिव। अच्छा, अगर इस पर नेगेटिव है तो उसके सबस्ट्रेट पर कौन से होंगे? पॉजिटिव। ठीक है जी, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अब हमने पीएच क्या बना दी? पीएच बना दी हमने एसिडिक। अगर हमने एसिडिक पीएच बना दी तो ये हाइड्रोजन आयन अब रिलीज कर पाएगा क्या? आई मीन हाइड्रोजन आयन गेन कर पाएगा ये? नहीं। अगर एसिडिक पीएच है, क्या ये हाइड्रोजन आयन गेन कर पाएगा? एक बार फिर से, पहले बेसिक पीएच थी, ठीक है जी, ये हाइड्रोजन आयन गेन करके नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा था, मजे से सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो रहा था। पीएच हमने चेंज कर दी, पीएच हमने कर दी एसिडिक। क्या इसको हाइड्रोजन आयन फ्री मिलेंगे? नहीं, हाइड्रोजन आयन फ्री नहीं मिलेंगे। क्या ये नेगेटिव चार्ज डेवलप कर पाएगा? अगर ये नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं करेगा तो क्या सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। तो बस आपको याद क्या रखना है कि जो पीएच है, हर एंजाइम की अपनी पीएच होती है और उस पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। ठीक है, उस पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अगर उस पीएच से कम की हमने पीएच या बढ़ा दी तो एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से पीएच प्ले करती है विद दी कुछ इनहिबिटर हो गए। ठीक है, अगर नॉर्मल पीएच है, जो एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच है, वो उसके लिए एक्टिवेटर है।
दूसरी जितनी भी पीएच है वो उसके लिए इनहिबिटर है, एज सिंपल एज दैट। चलें अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास हमने पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है एक्टिवेटर और इनहिबिटर का, ठीक है। व्हाट आर एक्टिवेटर? एक्टिवेटर आर सब्सटेंस व्हिच कैन इंक्रीज व्हाट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगे वो क्या कहलाएंगे? और सिमिलरली इनके अपोजिट जो एक्टिविटी को हम कम करेंगे, इनहिबिटर, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम क्या है जी? उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। चलिए, थैंक यू फॉर नोइंग। फिलहाल हम उससे जो है कि कंसर्न नहीं है। रेड ब्लड सेल के अंदर हमारा प्यारा सा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर के हमें एक एसिड देते हैं। दैट एसिड इज नथिंग बट H2CO3। क्या नाम है इस एसिड का? इस एसिड का नाम क्या है? वेरी गुड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अच्छा, ये रिएक्शन करवाने के लिए एक प्यारा सा एंजाइम हमें चाहिए होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। वेरी गुड, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम चाहिए होता है जो इस रिएक्शन को परफॉर्म कराएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कौन सी आयन चाहिए? कौन सी आयन चाहिए? कोई आयन चाहिए इसको? नो, जिंक आयन। जिंक आयन इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगी, क्योंकि जिंक आयन ने कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिविटी को बढ़ाया है, तो जिंक आयन ने किसकी तरह एक्ट करा? एक्टिवेटर का काम करा। ये जो कार्बोनिक एसिड यहाँ बना है ना, ये आगे जाके ब्रेक हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड HCO3, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बाइकार्बोनेट। दिस बाइकार्बोनेट विल गो एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ अवर बिलव्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिविटी को ना ये इनहिबिट कर देगा, कौन? बाइकार्बोनेट। तो ये इसके लिए क्या बन गया जी? देखें, ये जो कार्बोनिक एसिड था ना, ये बनने के बाद ब्रेक हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट। ये जो बाइकार्बोनेट है ना, ये जा करके इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है जी। जब इसने इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक किया, ये क्या कहलाएगा? नहीं, इनहिबिटर या एक्टिवेटर? इनहिबिटर। तो इस तरीके से ये जो एंजाइम है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसके लिए एक्टिवेटर कौन हो गया और इनहिबिटर कौन हो गया? बाइकार्बोनेट आयन। आपको बातें आ रही हैं समझ में? तो कुछ सब्सटेंस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिंक हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया है, कुछ उसकी एक्टिविटी कम करते हैं, नेगेटिव साइन से दिखा दिया कि ये इसके लिए इनहिबिटर है। आगे बढ़े, ठीक है। ये हमारे पास ये क्या है? ये डीएनए। डीएनए को बनाने के लिए एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम कौन बता रहा है हमें जी? जी बताया था, बचपन की बातें, ठीक है जी। उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है जी। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की फॉर्मेशन करवाता है बाय एडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। वेल, डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी इनहांस हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ आवर बिलव्ड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ना, डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। लेकिन कुछ आयन हैं जो कि इस डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती हैं। पहले आप मुझे ये बताओ कि मैग्नीशियम ने किसका काम करा है यहाँ पर? एक्टिवेटर का, इनहिबिटर का? एक्टिवेटर का। इसी तरीके से कुछ आयन्स होती हैं जैसे कि सायानेट आयन, उनको छोड़ें आप याद रखें परऑक्साइड को, परऑक्साइड को। ये कुछ ऐसी आयन्स होती हैं जो कि डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है जी। तो ये परऑक्साइड क्या कहलाएगी यहाँ पर? इनहिबिटर, ठीक है जी। तो जो सब्सटेंस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे दे आर नोन एज एक्टिवेटर, और जो कम करेंगे वो इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए जिंक एक्टिवेटर और बाइकार्बोनेट इनहिबिटर। इसी तरीके से डीएनए पॉलीमरेज के लिए हमारा प्यारा सा मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, और ये पेरोक्साइड क्या हो जाएगा? इनहिबिटर। आगे बढ़े, चलेंगे। ये आपको क्या दिख रहा है सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये टॉक्सिन सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है जी, टॉक्सिन सब्सटेंस जैसे कि ये पेरोक्साइड, इनको ब्रेक करने के लिए कुछ एंजाइम मौजूद हैं, ठीक है। वो इनको ब्रेक कर देते हैं। उस एंजाइम का नाम है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। अच्छा, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है जी, क्लोराइड आयन ये रिस्पॉन्सिबल है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो क्लोराइड आयन किसकी तरह एक्ट करेगी जी? क्लोराइड आयन किसकी तरह एक्ट करेगी? एक्टिवेटर। और इसकी एक्टिविटी ब्लॉक होती है बाय द सायानेट आयन, तो सायानेट आयन इसके लिए क्या बन जाएगी? इनहिबिटर, ठीक है राजा बेटा। इस तरीके से आप याद रखिएगा, मरकरी भी इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर सकता है,
ठीक है जी। अच्छा, तो एक बार रिकेप लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, दे आर नोन एज, और जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं वो इनहिबिटर। हमने अलग अलग एग्जाम्पल ली हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिविटी को कौन बढ़ाएगा, कम कौन करेगा, बाइकार्बोनेट, बिल्कुल ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को कौन बढ़ाएगा, कम कौन करेगा, पेरोक्साइड, जी हाँ। इनके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं, हम तो एक एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस की एक्टिविटी को कौन बढ़ाएगा, क्लोराइड, और कौन कम करेगा, सायानेडाइन। ठीक है जी, यहाँ तक बातें क्लियर है। आगे बढ़े तो देखो, ये भी एंजाइम की एक्टिविटी के साथ खेल रहे हैं ना, तो ये भी फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। अब आते हैं हम रेडिएशंस पर। ठीक है जी, रेडिएशन, आपने रेडिएशन का नाम सुना होगा। रेडिएशन, दे आर नोन एज हाईली पेनिट्रेबल, हाईली पेनिट्रेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह देते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना मालूम है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप मुझ पर बिलीव करो, ये ऐसी वेव होती हैं जिनको अपने ट्रेवल करने के लिए ना मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम फॉर देयर ट्रैवल, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता। अच्छा वेल, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाईली पेनिट्रेबल है, ठीक है, खतरनाक है, तो उनको रेडिएशन कहा जाता है। रेडिएशन में बहुत सारे सब्सटेंस आते हैं, लेकिन हम जिनकी बात करते हैं वो तीन हैं हमारे प्यारे से, देयर इज अल्फा, देयर इज बीटा एंड देयर इज गामा। ठीक है जी, तो व्हाट इज रेडिएशन, हमें बताएंगे सिकंदर। सिकंदर, व्हाट इज रेडिएशन, हाईली पेनिट्रेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या सिंपली हम उनको क्या कह सकते हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स मोर कॉमनली। अच्छा, अब ये पार्टिकल क्या करते हैं वो अभी हम बाद में देखते हैं, मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। ये क्या था हमारे पास, डीएनए। डीएनए को जब भी कोई प्रोटीन बनवानी होती है तो डीएनए क्या बनवाता है, वेरी गुड, मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए कहाँ आता है, जी राइबोसोम, और राइबोसोम में पर अटैच होकर ये क्या बनवाएगा, प्रोटीन। वो प्रोटीन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, स्पेसिफिक काइंड की प्रोटीन बन जाएगी। अब ये प्रोटीन क्या क्या हो सकती है, दिस प्रोटीन कैन बी, दिस प्रोटीन कैन बी एन एंजाइम, इट कैन बी एन हार्मोन, it can be an antigen, it can be an antibody, अच्छा, it can be कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन, it can be structural protein, ठीक है जी, and it can be our beloved transport protein। ठीक है, प्रोटीन के काउंटलेस फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन हम उन सबसे बोधर नहीं है, हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, सिर्फ एंजाइम की। तो बेसिकली एक बार फिर से देखते हैं, डीएनए ने क्या बनवा दिया, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए क्या बनवाई, मैसेंजर आरएनए ने क्या बनवाया, प्रोटीन। यहाँ तक कोई सवाल है, और ये प्रोटीन क्या हो सकती है, जी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। दैट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दैट ट्रांसक्रिप्शन इज एंड ट्रांसलेशन इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसकी हमने बात की है बाकायदा से। तो हमारे पास क्या तैयार हो जाएगी, प्रोटीन तैयार हो जाएगी जो कि एंजाइम बन गई। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब आते हैं हमारी प्यारी सी रेडिएशन पर। पता है ये रेडिएशन क्या करती हैं, ये डीएनए को कर देती हैं डिस्ट्रॉय। अगर डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आप मुझे बताओ कि सक्सेसफुली एमआरएनए बन पाएगा, अगर सक्सेसफुली एमआरएनए नहीं बन पाएगा, प्रोटीन बन पाएगी, ये सारी चीजें बन पाएंगी नहीं। तो इस तरीके से रेडिएशन क्या करती है, एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करके रख देती है। रेडिएशन या तो डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देंगी या तो डीएनए को चेंज कर देंगी। दे कैन चेंज द डीएनए। बातें आ रही हैं समझ में, द डीएनए चेंज, डीएनए क्या कहलाता है, वेरी गुड, म्यूटेशन। दैट्स व्हाई इन्हें हम म्यूटाजन भी कहते हैं, म्यूटेशन। और म्यूटेशन हो गई ना तो वो एंजाइम सुटेबल नहीं रहेगा अपने काम के लिए, और डिजीज हो जाएगी, मोर प्रोबेबली कैंसर हो जाएगा। जी, वो एक्सरेज दी जाती हैं, वो ये वाली रेज नहीं होती अल्फा बीटा गामा, वो एक्सरेज हैं, ठीक है, हाँ, जिनसे उनकी हम रेडियोथेरेपी करते हैं, लेकिन उसका खतरा है। ठीक है जी, वो जिस लोकेलाइज एरिया में ट्यूमर है वो तो डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन नेबरिंग सेल भी डिस्ट्रॉय होते हैं, और उनमें भी ये होता है कि कीमो रेडियोथेरेपी के दौरान कोई एक इक्का दुक्का सेल बच जाता है, वो सेल रीजनरेट कर लेता है कैंसर को। परमानेंट इलाज नहीं है इसका। अब तो हमारे पास कीमोथेरेपी भी है, रेडियोथेरेपी को इतना प्रेफर नहीं करते, रेयर एंड रेयर केस में तो प्रेफर किया जाता है रेडियोथेरेपी को। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से रेडिएशन इफेक्ट करेंगी। लास्ट हमारे पास वाटर है, ये पढ़ लें जल्दी से, चलें जी। वाटर,
वाटर के इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं है एंजाइम की एक्टिविटी पर, मतलब वाटर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है। ये हमारे पास क्या है, एंजाइम, वेरी गुड। और ये इसका क्या है सामने वाला, सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी, यस, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इट इज, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। वेल, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट काम करते हैं ना, तो वाटर क्या करता है कि उनके ऊपर बोलता है कि भाई आपको तकलीफ ना हो, आपके ऊपर एक लेयर बना देता हूँ और आप अपना काम करते रहो। ठीक है जी, वाटर एक शेल इन पर डेवलप कर देता है। इस शेल से पता है क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट टू कम इनटू द एक्टिव साइट इज इंक्रीजेस। सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट में फिट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इससे जी, एक तरीके से इनको करीब ले आता है। अच्छा, तो हम वाटर क्या करेगा, सबसे पहले एक शेल डेवलप करेगा, इनके कंबाइन होने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। कंबाइन प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगा। आपको समझ बातें आ रही है समझ में। और तीसरा काम पता है वाटर क्या करेगा, एंजाइम की नेचर क्या है, रिजिड या फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। थैंक यू फॉर नोइंग, इट इज आल्सो बी मेंटेन्ड बाय आवर बिलव्ड वाटर। ठीक है जी। अच्छा जी, वाटर की वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन रहेगी जी। अच्छा, क्या होगा कि अगर वाटर कम हो जाए, अगर वाटर की कमी हो जाए, ठीक है जी, स्केयरसिटी ऑफ वाटर, स्केयर स्केयरसिटी ऑफ वाटर, स्केयरसिटी ऑफ वाटर को क्या कहते हैं हम, वाटर की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को डिहाइड्रेशन। और इससे मुझे एक रिएक्शन भी याद आ गया, डिहाइड्रेशन। और इस डिहाइड्रेशन की वजह से पता है क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि शेल नहीं बनेगा, अल्टीमेटली इनके जो कंबाइन होने के चांसेस कम हो जाएंगे और एंजाइम फ्लेक्सिबल भी नहीं, रिजिड हो जाएगा। और अगर आपको कुछ मालूम हो तो हमने कुछ रिएक्शन पढ़े थे जिन रिएक्शन के अंदर वाटर यूज होता है, क्या कहते हैं उन रिएक्शन को, आर दे हाइड्रोलाइसिस और कंडेंस, हाइड्रोलाइसिस और डिहाइड्रेशन यूज होता है, यूज होता है, क्या कहलाता है तो क्या, हाइड्रोलाइसिस। वाटर उनके अंदर यूज होता है, ठीक है जी, आज सिकंदर फॉर्म में है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस के अंदर भी वाटर की इंपॉर्टेंस है। हाँ, नहीं, प्रोडक्ट इनके अंदर फॉर्म होगा फिर रिलीज हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था, जिसमें सबसे पहले हमने बात की है पीएच की, कि भाई हर एंजाइम की एक पीएच होती है जिसे हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ऑप्टिमम पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, ठीक है जी। अच्छा, अगर पीएच चेंज हुई तो बेसिकली चेंज क्या होगी, एक्टिव साइट के अंदर मौजूद अमीनो एसिड की आयनाइजेशन चेंज हो जाएगी। डेट्स वाई वो सक्सेसफुली बॉन्ड नहीं बना पाएगा और एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। कुछ सब्सटेंस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं जैसे कि जिंक आयन, ठीक है जी, और प्यारा सा मैग्नीशियम और हमारा प्यारा सा क्लोराइड। कुछ सब्सटेंस एंजाइम की एक्टिविटी को घटाते हैं, बाइकार्बोनेट और पेरोक्साइड एंड वी हैव साइनाइड आयन। जो बढ़ाएंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्टिविटी, जो घटाएंगे वो क्या कहलाएंगे, इनहिबिटर। इस तरीके से रेडिएशन, रेडिएशन अल्टीमेटली इफेक्ट करती है डीएनए को, और अगर डीएनए नहीं बचेगा, अगर डीएनए डिस्टर्ब हो जाएगा, डीएनए में चेंज आ जाएगा तो सक्सेसफुली एंजाइम भी नहीं बन पाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। हमने पढ़ा था शॉर्ट सीक्वेंस आरएनए, ठीक है जी, शॉर्ट सीक्वेंस आरएनए जो उसको रिपेयर करते हैं। हमने डीएनए भी पढ़े थे कि डीएनए कुछ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे कि मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, कुछ डीएनए के सेगमेंट यहाँ पर मौजूद होते हैं जो उसको बनवा रहे हैं। लेकिन अगर रेडिएशन ने वो पार्ट ही डिस्ट्रॉय कर दिया, हल्की फुल्की तो रिपेयरिंग हो जाएगी, लेकिन टू मच रेडिएशन से रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, वो जीन ही लॉस्ट हो जाएगा। इस तरीके से तो हम सब रेडिएशन के एक्सपोज्ड हैं, ठीक है जी। अगर वो डीएनए ना हो तो ही तो हमारा डीएनए तो बिल्कुल ही चेंज हो जाए, हमें उनसे प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन एक हद के अंदर, एक हद से बाहर जब हम रेडिएशन के एक्सपोज हो जाएंगे ना तो हम मूव भी कर पाएंगे। जो काम करते हैं ना लोग ऐसी जगहों पर जहाँ वो रेडिएशन के एक्सपोज हैं, उनको बाकायदा मीटर दिए जाते हैं कि भाई ये मीटर है, ये रेडिएशन को मेजर करेगा, जब ये फुल हो गया ना तो आपको छुट्टी दे दी जाएगी, आप घर चले जाओगे। जी हाँ, क्योंकि इसके बियॉन्ड अगर आप चले गए ना तो ये रेडिएशन आपको आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आ रही है बात समझ, तो लिमिट के अंदर। वाटर इसी तरीके से वाटर के फायदे भी हैं और कुछ नुकसान है। कोई सवाल? ओके, गॉड ब्लेस यू।